भारत में एक संवैधानिक नैतिकता की ज़रूरत है कि भारत हिंदू राष्ट्र से चलेगा कि संविधान से चलेगा। मैं उनसे कह रहा हूँ संविधान तो पीछे छोड़िए, आप ये करें हिंदू राष्ट्र। भारत ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है, आप हिंदू हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदू नेशंस। आज अगर कांसीराम इस धरती पे न होते तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी नहीं होते, और कांसीराम नहीं होते तो मुलायम और इन दोनों की जोड़ी जो 85% की बात करते हैं बहुजन आंदोलन की बात, वो भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जब तक आप आमूलचूल परिवर्तन करने की सोच नहीं रखते हो, वो छात्र भी नहीं होता, वह प्रोफेसर भी नहीं होता। प्रोफेसर का मतलब है रूसो, दिदरो, अम्बेडकर, मैंने पहले भी बताया। ठीक वाफिक हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांति हुई है, क्रांति करने वालों को मार दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं ना कि हमको पूरी दुनिया में अलग जगाना, हमारा देश विश्व का गुरु है। अब गुरु कैसे बनोगे? एक तरह से आप शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आज मैं इलाहाबाद में हूं। सुबह से भाग दौड़ के बाद मुझे जहां पहुंचना था मैं उस जगह पहुंच गया हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मेरे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम हरिजन जी। क्यों है ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों की वो आवाज़ जिसे विश्वविद्यालय छोड़िए देश के तमाम लोग दबाना चाहते हैं, और हर बार जरा सी बात हो और ये कुछ कह दें, इतनी बुरी लग जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे जांच बैठ जाती है। और यहाँ तक बातचीत में जो हमें नज़र आया वो पूरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा गर्म है सबसे पहले उस पे आएंगे, बाकी की कहानी बाद में। विक्रम सर, ये बताइए, मैं खैर तो एक पत्रकार के तौर पे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से बहुत अभिभूत हूँ मैं। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, उसकी जो एकदम लेटेस्ट वाली कड़ी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि हो गई और आपने छात्रों का साथ दे दिया, और क्या बोला जा रहा है आपके बारे में? और फीस वृद्धि के मामले में आमतौर पे दुनिया में जब रूसो को जो बोला गया मुझे भी बोला जा रहा है, जो दिदरो को बोला गया वो मुझे बोला जा रहा है, जो कार्ल मार्क्स को बोला गया, जो बाबा साहब को बोला गया, जो पेरियार साहब को बोला गया, जो ज्योतिराव फुले जी को बोला गया, वही मुझे बोला जा रहा है कि मैं पागल हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है कि क्यों वो ये कह रहे हैं कि मैं नासमझ हूँ या पागल हूँ, या जो एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में मैं जाके काम कर रहा हूँ। उस मुद्दा ये था कि फ़ीस वृद्धि का आंदोलन चल रहा है, और फीस वृद्धि पे पिछले 29 दिनों से यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, और पूरा विश्वविद्यालय परिवार में सन्नाटा था। और मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ मानी, और ये मानते हुए कि फ़ीस वृद्धि संविधान के अगेंस्ट है या संविधान के मॉरल के अगेंस्ट है, उस आवाज़ को सुनते हुए मैं फ़ीस वृद्धि को, आंदोलन को सपोर्ट किया। इसके पीछे कई तर्क हैं मेरे, क्यों मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। पहला तर्क ये है कि यदि आप पूरे विश्व के देशों में देखें, जिन देशों में शिक्षा फ्री है, निःशुल्क है, वह देश तरक्की के मामले में पहले पायदान पे है। मसलन अगर आपने नॉर्वे के देखें, स्वीडन को देखें, डेनमार्क को देखें, और इस पे कई लेख भी आ चुके हैं। इन देशों में शिक्षा एकदम से फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है शिक्षा। और यदि आप इनका फ्री शिक्षा को देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये है कि वहाँ अगर हैप्पी इंडेक्स देखें, जो भारत, जो पूरी दुनिया में आया, हैप्पी इंडेक्स में स्वीडन, डेनमार्क यही देश आगे हैं। उसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उस डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी इनका पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है, जबकि भारत का 135 रैंक है जो मानव विकास सूचकांक के मामले में। उसके बाद जो शांति की व्यवस्था में भी यही डेनमार्क, स्वीडन देश आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा फ्री है। और शिक्षा फ्री है इसलिए यहाँ पे तमाम लोगों को जगह मिल, न केवल इन देशों में बल्कि जो यूरोप के कई देश हैं, जैसे फ्रांस है, चेक गणराज्य है, इटली है, इन देशों में भी उनके नेशनल जो हैं उनके लिए शिक्षा बहुत सस्ती दरों पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो मैं ये करूँ कि ग्लोबली जहाँ पे भी शिक्षा में फ्री हुआ या शिक्षा बहुत सस्ती मिली है, वह देश तरक्की के मामले में पूरी दुनिया में आगे है।
तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं ना कि हमको पूरी दुनिया में अलग जगाना, हमारा देश विश्व का गुरु है। आप गुरु कैसे बनोगे? एक तरह से आप शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भारत विश्व का गुरु बने। जब शिक्षा फ्री नहीं होगा तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? दूसरा मेरा तर्क ये है कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह एक मुद्दा उठाया था, इस बात पर मुद्दा उठाया था कि जो जवाहरलाल नेहरू रूस के क्रांति से प्रभावित थे, रूस की क्रांति में ये प्रभावित थे और वो कह रहे थे कि समाजवाद की बात हमें करनी है। बाबा साहब इकलौते ऐसे सदस्य थे संविधान सभा में जिन्होंने कहा था कि नेहरू जी कैसे आप यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, कैसे समाजवाद की बात कर रहे हैं? समाजवाद की के लिए तो आपको ज़रूरी है कि आप शिक्षा का और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करें ना, सभी लोगों के बीच में बराबरी का, चर्च का, टेम्पल का, सभी का। यह बात इतना आसान नहीं था जितना सुनने में आसान लग रहा था। और आज भी हमारे देश में न तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ, न लैंड का राष्ट्रीयकरण हुआ, न मंदिर का राष्ट्रीयकरण हुआ। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मेमोरेंडम दिया था संविधान सभा को कि आप इस पे बात करें, इस पे भी उन्होंने बात नहीं किया। एक और प्रोफेसर हैं, जेएनयू के शायद रहे हैं, उनका आंद्रे बेते नाम, उन्होंने एक लेख लिखा, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस मोरालिटी पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कह रहे थे कि भारत में संवैधानिक नैतिकता की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि आपको पता है कि भारत में इनइक्वालिटी पे हमारा देश चलता है। ये बात बाबा साहब ने कई बार कही, लोहिया जी ने ये बात कई बार कही, सभी लोगों ने, जितने भी समाजवादी लोग हैं सभी लोगों ने ये बात कही है कि हमारा देश इनइक्वालिटी पे, और जनतंत्र और इनइक्वालिटी दोनों अलग अलग है। जनतंत्र में जहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, इसीलिए बाबा साहब कह रहे थे कि इक्वालिटी, जो मोरालिटी की बात होनी चाहिए। मोरालिटी की बात इसलिए होना चाहिए, आपको देखिए पूरी दुनिया के संविधान छोटे संविधान है, भारत का संविधान क्यों बड़ा संविधान है? इस बात का हवाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं और आंद्रे बेते भी कहते हैं। भारत का संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत में हर चीज़ आपको लिखना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग समझते नहीं हर बात को। हर बात रिलीजियस ट्रेडिशन में चले जाते हैं, हर बात को लेकर के फंडामेंटलिस्ट आइडियाज़ पर चले जाते हैं। इसीलिए राज्यपाल का क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं, प्रोफेसर के क्या कर्तव्य हैं, यूनिवर्सिटी का क्या कर्तव्य है, प्राइम मिनिस्टर का क्या कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का क्या, सब कुछ लिखना पड़ा है। आप जरा सोचिए कितने नासमझ हम लोग हैं कि हर चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। मसलन कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, तो बिना किसी लिखित के ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। और हमें 9 से 5 ऐसे ही बैठना चाहिए, या 9 के 5 के बाद भी यदि किसी बच्चे को मेरी जरूरत पड़े तो वो मेरे आवास में भी आ सकता है। यह है टीचर, जिसको गुरु की महिमा दी गई है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम एज ए टीचर कभी निर्वहन नहीं करते। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। पूरी दुनिया में है, इंग्लैंड में है, रूस में है, जापान में है, इटली में है, फ्रांस में है, भारत में नहीं है, एकदम नहीं है। और अगर इसके तकाजा पूछा जाए तो जो फीस वृद्धि का मसला है, ये हमारे देश के नैतिकता के खिलाफ, जहाँ पे संविधान सभा से लेकर के भारत के जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स देखें, वो भी ये बात कहता है कि आपको शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनना चाहिए। कर्तव्य में बताया जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना चाहिए, हर जगह बताया जाता है। लेकिन हमारे देश में इतनी आंदोलन के बावजूद भी, बाबा साहब के कहने के बावजूद, लोहिया जी के कहने के बावजूद भी शिक्षा यहाँ पे व्यवसायीकरण हो चुका है, शिक्षा यहाँ पे फ्री नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे आप, कुछ उसी टेम्परामेंट की बात करते हुए एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनने बस इतना कह दिया कि मैं मानता नहीं हूँ, 22 प्रतिज्ञाएं ले ली। सुना आपने पूरा कांड? तो आपको पता होगा। और वो मंत्री थे और एक ऐसी पार्टी से मंत्री थे जिसके मुखिया हर दफ्तर में बाकायदा एक तस्वीरें लगवाते हैं। बाबा साहब की घोषणा की थी उन्होंने पंजाब इलेक्शन के बाद, आपको याद हो तो। जी। और उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट की इस देश में हालत। साइंटिफिक टेम्परामेंट से ज़्यादा ये कहिए कि मैंने आपको फिर बात कर रहा है कि जो संवैधानिक नैतिकता की बात, एक तरफ कितना हास्यास्पद है इस देश में कि एक तरफ जहां बीजेपी की वर्तमान सरकार ये कहती है कि बाबा साहब की बात करनी है, उनके नाम पे मेमोरियल खोले जा रहे हैं, उनके नाम पे किताबें बंटवाई जा रही हैं,
और उसी सरकार के तहत से सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आम आदमी पार्टी का एक मंत्री अगर ये कह देते हैं कि 22 प्रतिज्ञा हमें बाबा साहब की लेनी है, तो वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि सत्यनारायण जटिया जब थे भारत के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में, उन्हीं के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइटिंग स्पीचेस, उसी किताब को ट्रांसलेट करवाया गया। मोहनदास मिश्रा मेरे ख्याल से अम्बेडकर फाउंडेशन में उसके अध्यक्ष थे, और उन सभी लोगों के नेतृत्व में ये बात आई थी, और 22 प्रतिज्ञा की भी बात कही गई थी। अब 22 प्रतिज्ञा हमने प्रतिज्ञा कर ली, तो उनको लग रहा है कि हिंदू धर्म पे चोट पहुंचा रहे हैं। हिंदू धर्म और 22 प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे से अलग है। यह बिल्कुल निहायत ही गलत है बीजेपी सरकार का कि आपने इतना प्रेशर बना दिया। यही बात है, डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है टॉलरेंस करना, स्पेस क्रिएट करना। डेमोक्रेसी का खूबसूरत शब्द है स्पेस देना, जगह बनानी, टॉलरेंस, सहन करना। हाँ, इस देश में सहनशीलता नाम की चीज़ ही नहीं है। आपने कह दिया कि शंकर भगवान ऐसे हैं, आपने किसी देवी देवता का नाम लिया तो इतने भगवान गल जाएंगे। कागज़ के देवता बने हैं क्या कि गल जा रहे हैं? पहली बात तो मैं मानता ही नहीं कि इस धरती पे भगवान है, लेकिन है भी तो आपके भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि अगर किसी मंत्री ने ये बात कह दी तो आप उसका विरोध करने लगे। आप बचाएंगे भगवान? आपके भगवान में ताकत नहीं है, आप भगवान को बचाने आए हैं। अगर मंत्री ने कह दिया तो भगवान जाकर के सजा देते मंत्री को, काहे नहीं दे पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भगवान का आपने अपमान कर दिया। अरे वो तो सब पब्लिक प्लेस पे, उस प्लेस पे वहाँ पे आईएएस अधिकारी भी हैं, आईपीएस अधिकारी भी हैं, सब तो कह रहे हैं। बाबा साहब का पोता भी वहाँ पे है, पर पोता भी हैं, राजरतन जी भी हैं। सबको अरेस्ट कीजिए, फिर सबसे इस्तीफा दिलवाइए। आप कहिए कि नागरिकता से इस्तीफा दिलवा दीजिए ना। आप क्यों कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं तो इस्तीफा दिलवाइए? हम देश के नागरिक, इस बात से भी इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि हम इस बात को नहीं मानते। यह सवाल सिविलिटी का है, सभ्यता का है। सिविलिटी का मतलब सिंपल सिविलिटी, जो आंद्रे बेते इस बात करें कि ये जो सिविलिटी नागरिकता का सवाल है, ये भी संविधान का सवाल है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का सवाल है। क्या एक फंडामेंटल राइट्स के संविधान को होने के नाते क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हमारा मानना है, हम फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करें, क्या ये भी नहीं संभव है? संविधान का जो स्ट्रक्चर वो तो कहता है कि आप इस तरह की बात करें। तो ये जो मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया, वो निहायत ही गलत इस्तीफा दिया गया है। इतना प्रेशर बना दिया गया कि, और ये दिखाता है कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी थे, हमसे बात कर रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र से चलेगा कि संविधान से चलेगा। मैं उनसे कह रहा हूँ संविधान तो पीछे छोड़िए, आप ये करें हिंदू राष्ट्र। भारत ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है। आप हिंदू हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदू नेशंस। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आप हिंदू नेशन, आप कोई संविधान बनेगा उस पर हिंदू राष्ट्र लिखा जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। संविधान तो केवल कागज़ पे है। हम ऑलरेडी हिंदू नेशन का एक हिस्सा हैं। ऑलरेडी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम कर रहे हैं वो हिंदू नेशन के पक्ष में कर रहे हैं। अगर हम दीपावली मना रहे हैं, यदि हम मंदिर में जा रहे हैं, हम संगम में नहा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका एजेंडा है, ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा। ये कहने वाली बात है कि कल्चरल एजेंडा, हम कल्चरल अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम धार्मिक अस्मिता की बात, ये है ही नहीं। ये उनका एजेंडा है, रिलीजियस एजेंडा है जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस को ख़त्म करती है। तो ये कह देने से काम चलेगा नहीं, और ये बहुत दिक्कतें हैं। और इसीलिए जो फीस वृद्धि का मसला है सर, कि वो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, देश के कॉमन लोगों के अगेंस्ट में। मैं ये फीस वृद्धि पे ये कहना चाह रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमारे देश के क्राउड आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, और वो भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं। मिडिल क्लास कहना ही नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उनका फीस वृद्धि बढ़ा देंगे तो कर पाएंगे। हॉस्टल फीस अगर 15,000 से 45,000 कर देंगे तो बच्चे कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसला ही नहीं है, फीस वृद्धि तो होना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फीस वृद्धि गलत है, और निःशुल्क जो एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन होना चाहिए। आपने एक बात कही कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग से यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से कुछ नेता बन जाते हैं, कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ जज बनते हैं, कुछ अफसर बनते हैं, और तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या नहीं दिया इस देश को। लेकिन
आप ही एक आरोप लगाते हैं कि इसी विश्वविद्यालय में दलितों पिछड़ों के साथ उनकी जाति देखकर अन्याय किया जाता है। आपका एक केस का ये हिस्सा था। तो क्या ये जो नई शिक्षा नीति है ये सेंट्रलाइज्ड तरीके से दलितों पिछड़ों का हित और अनहित करने के लिए डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं वहाँ से? आपने कई क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, एक्चुअली मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। आपने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इतने बड़े लोगों को स्पेस दिया है, जगह दिया, बड़ा पैदा किया है, और उन लोगों ने इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाया, या हमारे और लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, अगर ऐसा सवाल मैं समझ पाऊँ तो देखिए, असल में ये 80-90 जब आज चूँकि हमारे धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ है, और साहब कांसीराम का कल देहांत हुआ था, जिसको बौद्ध के भाषा में परिनिर्वाण कहेंगे। मैं कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने परिनिर्वाण प्राप्त किया है। इन दोनों की वजह से इस देश में एक चेतना आई, और बड़ी चेतना आई। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उतनी चेतना नहीं आई। आज अगर कांसीराम इस धरती पे न होते तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी नहीं होते, और कांसीराम नहीं होते तो मुलायम और इन दोनों की जोड़ी जो 85% की बात करते हैं, बहुजन आंदोलन की बात, वो भी नहीं होता। इन दो महापुरुषों का इतना बड़ा योगदान है। इस योगदान का जो एक फलसफा आप देखेंगे वो विक्रम के रूप में है। इन्हीं लोगों के आंदोलनों की वजह से हमारे जैसे बुद्धिजीवी समझ पाए अपने समाज को। चाहे मैं रतनलाल जी की बात करूं, चाहे आप लक्ष्मण यादव की बात करूं, चाहे तमाम रविकांत जी की बात करूं, जितने भी लोग हैं, चाहे मुर्मू की बात करूं या मिथिलेश गौतम की बात करूं, ये तमाम लोग उन्हीं आंदोलन के उपज हैं। मैं आज उन्हीं के आंदोलन का उपज हूं। कल्पना कीजिए अगर ये दो महापुरुष न होते तो क्या मैं इतना प्रखर बोल पाता? मुझे लगता नहीं कि मैं बोल पाता। मुझे लगता है कि इन दोनों आंदोलन की वजह से मेरे ऊपर एक प्रभाव पड़ा था और मैं बोल पाया। रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सच को सच कहना जरूरी है। सच को सच हम कहते नहीं, बुद्धिजीवी डरते हैं, और यूनिवर्सिटी आमतौर पे गुलाम पैदा करती है। यूनिवर्सिटी गुलाम बच्चे भी पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब के लिए नहीं होता कि आप एकेडमिक में ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, रटलेज से किताबें निकाल लीजिए, या आप छात्र होने के मतलब कि आप IAS बन जाइए या कोई सोशल सर्विस में चले जाइए। मैं बेसिकली इनको मानता हूँ कि ये प्रोफेसर्स गुलाम हैं और बच्चे भी गुलाम हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जब तक आप आमूलचूल परिवर्तन करने की सोच नहीं रखते हो, वो छात्र भी नहीं होता, वह प्रोफेसर भी नहीं होता। प्रोफेसर का मतलब है रूसो, दिदरो, अम्बेडकर। मैंने पहले भी बताया क्यों ऐसा फ्रांस में क्रांति हुई, क्यों थॉमस पेन को इंग्लैंड से जाना पड़ा अमेरिका में, अमेरिका से आना पड़ा फ्रांस में, क्यों कार्ल मार्क्स को जगना पड़ा, क्यों यहाँ BP मंडल को जगना पड़ा भारत में, क्यों कांसीराम को जगना पड़ा। तो प्रोफेसर्स का मतलब है कि आप यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये प्रोफेसर्स का मतलब है। प्रोफेसर का मतलब नहीं कि बहुत अच्छी बातें किताब में लिख कर आप चले जाइए और आपकी किताब से कोई परिवर्तन है। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसे प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, ना ऐसा विद्यार्थी बनना चाहता, ना ऐसा कभी विद्यार्थी में रहा। तो मेरा मानना है कि मैंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया इलाहाबाद में आकर। और इलाहाबाद तो की बात नहीं है, जहाँ जहाँ मैं रहा, मैं JNU में था तब भी प्रॉब्लम मैंने उठाया था। ऐसा नहीं कि JNU दूध का धुला है, कि JNU में कोई गलती नहीं है, कि JNU में जाति के आधार पर नंबर नहीं दिया, कि JNU में कोई क्लास और कास्ट का स्ट्रगल नहीं है। वहाँ भी है, पहचानने वाली बात थी। मैं असम में गया, वहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर कोई पहचानता नहीं था, वहाँ जाकर मैं अम्बेडकर जयंती मनाई। मैं शिमला एडवांस स्टडी में गया, पहली बार शिमला एडवांस स्टडी में एज ए फेलो के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मैंने 14 अप्रैल को मनाई थी। कल सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात नहीं थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी बात थी। तो ये पहली बार था जब मैं वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम किया। ये हमारे लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नई बात नहीं है। मैं अपने गांव में था, वहाँ पे भी इस तरह की जो समस्या थी, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, मैंने वहाँ पे विरोध किया, वहाँ भी लड़ाई की। तो जो लोगों को ये लग रहा है कि मैं अचानक हमारे अंदर कोई आत्मा आ गई है महापुरुष की, ये गलत सोच रहे हैं। ये बचपन से है, ये आज की बात नहीं है, एक दिन में विक्रम नहीं बना है।
बहुत दिनों तक बना। और ऐसे महापुरुष जो आप जिनकी भी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे, जिनका मैंने नाम गिना है, सबकी बायोग्राफी ऐसी है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा था जिसको नोबेल मिला शांति का। देखिए, एक दिन में नहीं बनते लोग, अचानक नहीं आता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी आत्मा जो मरी हुई उसको जगाना पड़ता है। आप इंसान हैं, आप जिंदा इंसान हैं, ये आपको बताना पड़ता है। आप अपने को, हमें ये बताना पड़ता है कि मैं मरा हूँ, नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और जब कोई कौम जिंदा रहती है तो उस सरकार उसको हमेशा ये कहती है कि खतरनाक आदमी है। प्रोफेसर साहब को डर नहीं लगता? इतना मुखर बोल रहे हैं आप, 3-4 बार आपके ऊपर हमले भी हो चुके हैं, आप बता रहे थे चर्चा में। अब डर नहीं लग रहा है, और वो भी यहाँ बैठ के? वो मैंने पहले क्या बताया आपको कि मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं इस बात से ठीक वाकिफ हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांति हुई है, क्रांति करने वालों को मार दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। और अभी जैसे बेलारूस के घटना बता रहे हैं, उस जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो 2010 में जेल में थे, या जो 14 में भी जेल में थे, 11 में भी जेल में थे। क्यों जेल में थे? आखिर ऐसे लोग क्यों होते हैं? हबीब जालिब का नाम लीजिए, पाकिस्तान के। केवल पाकिस्तान में हबीब जालिब थे जिनका दिमाग में कुत्ता काट लिया था? क्यों हर निज़ाम के खिलाफ रहे? अब फैज़ अहमद फैज़ भारत में पेरियार ललई का ही दिमाग में कुत्ता काटा था क्या? या पेरियार को काट लिया था? या इधर हमारे ज्योतिराव फुले को, साहू जी महाराज को, फातिमा शेख, ऐसा क्या हुआ था? कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो समझाता। वो भी एक जिंदा इंसान थे। अपने को जिंदा रखना पड़ता है। यदि आप सचमुच में जिंदा हैं, दिल बहलाने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, यह कह करके बच जाने वाली बात परंपरा अलग है। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं। मेरी विरासत जो साहब कांसीराम ने बताया, जो बहुजन समाज ने बताया, जो इस आंदोलन ने बताया, उस विरासत का मैं मैं पोषक हूँ, या कहें कि उसी से निकला हुआ मैं एक बीज हूँ जो पेड़ के रूप में रूप ले रहा है। इसलिए डरने की तो बात ही नहीं। इस बात से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता कि नौकरी चली जाएगी तो मैं बीबी में रहूँगा कि टीवी देखूँगा। साहब कांसीराम कभी कहते थे कि हमारा समाज बीबी और टीवी में मस्त रहता है। तो ना मैं बीबी को देख रहा हूँ, ना टीवी को देख रहा हूँ। और हमारा समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम यूनिवर्सिटी से जाते हैं तो टीवी देखते हैं या बीबी देखते हैं। जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। इस तरह का एक प्रोफेसर को नहीं होना चाहिए। इसलिए डर वाली बात नहीं है। अगर मौत से हम डरेंगे दोस्त, तो समाज का क्या भला कर पाएंगे? मरना तो है ही, एक दिन मरेंगे। जितने भी बहुजन युवा ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये देख लें कि सच में क्रांति लाने के लिए वो कौन सा कीड़ा है जिसे आपको कटवा लेना है, और कटवाने के बाद आपके अंदर का डर कैसे निकल जाए, इस बात का आपको कैसे ख्याल रखना है, कैसे किताबें पढ़नी है, कैसे महापुरुषों को जानना है, और किस तरीके से अपने जीवन को बदलने के साथ अपने समाज को बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। और जो बात आज से सदियों पहले कही गई, सालों पहले कही गई, उन सारी चीज़ों को सच करने से बेहतर है कि अपनी बातों को सच तरीके से रखो। जो आज से 70 साल पहले किसी ऐसे महापुरुष ने कह दी, जिसने संविधान लिख दिया, उसकी बात पर सोचो, विचार करो, गौर करो। मान्यवर कांसीराम ने जो कहा उस पर गौर करो, और उस व्यक्ति पर गौर करो आज सुबह जिसने ये देश, ये दुनिया छोड़ दी, जो वटवृक्ष अब नहीं रहा, उन सब के विचारों पर सोचो, और सोचो कि बहुजनों का भला कैसे हो सकता है। और प्रोफेसर विक्रम हरिजन जैसे लोगों को आप हिम्मत कैसे दे सकते हो? सोचिए कि इस हालत में कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनके जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है। 4-4 बार हमले हुए इनके ऊपर विश्वविद्यालय में, और इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार इनसे बात करते हुए हमें भी डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तैयार हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं कि वापस नहीं जा सकते। और इनसे बात करके हमने जो आपको सुनाया और जो खुद समझा, वो बहुत बेहतरीन था। बाकी बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।